हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द कॉमर्स यूनिवर्स में। हमने स्टार्ट किया है द कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक। हमें इसके पार्ट 2 पे, पार्ट 1 में हमने ये फॉर्मेट देखा, मैंने ये फॉर्मेट की एक्सप्लेनेशन दी। पार्ट 2 में आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये फॉर्मेट की एक्सप्लेनेशन समझ आई हो। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 3 फ्रॉम सीबीएसई गाइड ऐप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। कैलकुलेट कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आज हम केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सीखेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दिया है, नोट्स टू अकाउंट्स दिए है उसके। ठीक है बच्चों, यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स है। तो ये है पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। पहले फॉर्मेट बना लीजिएगा बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट। ये सबसे पहला पार्ट है, इसलिए मैं फॉर्मेट शेयर करते करते ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एड प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हमारा सबसे बेसिक पार्ट, शुरुआत का पार्ट। तो चलिए ये पहले हम बना लेते हैं हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। इतना ही होता है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। पर क्योंकि इस क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में मैं अभी से आपको एक पॉइंट बता दे रहा हूँ, आपको हमेशा चेक कर लेना है। ये इनकम टैक्स रिफंड दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो माइनस हो जाएगा इसमें से। जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड हो जाता है, वैसे इसको हम माइनस कर देंगे। हमेशा हमें चेक कर लेना, नहीं तो फॉर्मेट इतना ही है, नेट प्रॉफिट ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। पर इसमें क्योंकि इनकम टैक्स रिफंड दिया है, बस एक बार नजरें घुमा के क्वेश्चन में चेक कर लिया करो, नहीं तो फॉर्मेट इतना ही बनता है। लेस हो जाएगा और फिर क्या आ जाएगा आपका, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है बच्चों, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है, चलिए चेक करते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 12,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 8,000 और ये 20,000। चलिए ये तो 20,000 है, इससे मतलब नहीं हमें, हम तो निकाल ही रहे। और इनकम टैक्स रिफंड 3,000, ठीक है। तो 12, 8 और 3, तो 12,000 हमारा आफ्टर टैक्स है, 8,000 हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स और 3,000 आई गेस हमारा इनकम टैक्स रिफंड है। ठीक है, तो चलिए 12,000 प्लस 8,000 यानी कि 20,000, 20,000 माइनस 3,000 कितना हो जाता है बच्चों, 17,000। 17,000 इज हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ रहा हो। ठीक है बच्चों, फिर क्या आएगा, चलिए यहाँ तक हो गया बेसिक स्टेप। चलिए फॉर्मेट देख लेते हैं वापस से। अब फॉर्मेट के हिसाब से एडजस्टमेंट्स आएगा। अब मैंने फॉर्मेट के हिसाब से आपको समझाया था कि ऐड क्या करते हैं हम, एक्सपेंस और लेस इनकम। एक्सपेंस कौन से, नॉन कैश एक्सपेंस और एक्सपेंस ऑफ ईया एंड फा। और इनकम कौन से लेस करते हैं, इनकम ऑफ ईया एंड फा। ऑपरेटिंग को हमें कुछ नहीं करना होता। चलिए अब हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के बीच में बाइफर्केशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, आप सभी को लगता है सेल्स। सेल्स मैंने क्या कहा था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पिछला पार्ट ध्यान हो तो वो एकदम बेसिक पार्ट था। अदर इनकम, अदर इनकम नोट टू अकाउंट्स 1 में, यानी कि ये है, ये तो हमने कर लिया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये कौन सी एक्टिविटी है बच्चों, मशीनरी, मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आई गेस। क्यों, क्योंकि ये हमारी मशीनरी, मशीनरी यानी कि हम कंपनी में, हमारी खुद की कंपनी के लिए हम कुछ चीज ले रहे हैं, यानी कि वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। अब उसको बेच रहे हैं, यानी कि हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, पर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो रहा है, प्रॉफिट, यानी कि इनकम है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, यानी कि हम क्या करेंगे इसको लेस। इनकम क्या होता है, ई एंड फा का लेस। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये देखो, इनकम ऑफ ई एंड फा लेस। ठीक है, फिर ये हो गया। पहले ऐड वाली चीजें ढूंढ लेते, लेस वाली तो मिल गई हमें। फिर क्या आता है, टोटल रेवेन्यू, तो एडिशन है इन सबका। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि परचेज, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, यानी कि सैलरीज एंड वेजेस, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, अच्छा डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, इसे क्या कहते हैं हम, नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस। ये है वर्किंग नोट, नोट नंबर 2 में। नोट नंबर 2 में डेप्रिसिएशन एंड गुडविल एमोर्टाइज्ड अलग अलग से दिया है, तो इन सभी को ऐड कर देते हैं हम। चलिए डेप्रिसिएशन, पहले एडजस्टमेंट्स लिख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, डेप्रिसिएशन और क्या, गुडविल एमोर्टाइज्ड। जो भी एडिशन वाली चीज़ है वो हम पहले लिख देंगे। भले ही हमने आइडेंटिफाई कर लिया था लेस क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं अगर आपने पहले लेस कर लिया हो तो क्या क्या आएगा, 5,000, 2,000, 5,000 यहाँ पे, 2,000 यहाँ पे, यानी कि टोटल 7,000। ठीक है बच्चों,
फिर नेक्स्ट क्या आएगा, अब हम देखते हैं आगे। अदर एक्सपेंसेस का भी नोट नंबर है 3। रेंट दिया है। रेंट अब कौन सी एक्टिविटी होगी, मेरे हिसाब से ऑपरेटिंग, यानी कि वो बिजनेस के रिलेटेड एक्टिविटी है, इसलिए मैंने उसे ऑपरेटिंग में रखा है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। अभी मेरे हिसाब से इक्विपमेंट, ये तो हम कंपनी के लिए इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी खुद की, तो ये इन्वेस्टिंग है। और लॉस हो रहा है यानी एक्सपेंस हो रहा है, यानी कि एक्सपेंस क्या होता है, ऐड होता है। चलिए एक और एडिशन मिल गया हमें, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट यानी कि कितना था बच्चों, 3000 हम ऐड कर लेते हैं। अब प्रॉफिट था किस पे, इक्विपमेंट पे। प्रॉफिट कहाँ गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी पे था, सॉरी। 2000 ऐड कर, लेस कर देंगे, प्रॉफिट तो लेस हो जाता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2000 था, आई गेस 2000 लेस हो जाएगा। उम्मीद करो समझ आ रहा हूँ, हम फॉर्मेट के हिसाब से जा रहे बच्चे हो, आप सब देख सकते हो। ये देखो ऐड होगा, क्या ऐड होता है मैंने समझाया था पिछली क्लास में। तो चलिए 17 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 22 प्लस 2 24 प्लस 3 27 माइनस 2 25,000। ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा आप सभी का, नेट प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट के हिसाब से ये क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलिए अब हम चेक करते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या क्या आता है। मैंने पिछले क्लास में बताया था, फिर भी एक बार रिवाइज करने के लिए बता दे रहा हूँ। लाइबिलिटी के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एसेट्स के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन से एसेट्स, करंट एसेट्स, कौन सी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है तो कैश इनफ्लो यानी कि ऐड, करंट लाइबिलिटी कम हो रही है यानी कि कैश आउटफ्लो यानी कि लेस। करंट एसेट्स बढ़ रहा है, कैश आउटफ्लो यानी कि लेस। करंट एसेट कम हो रहा है यानी कि कैश इनफ्लो यानी कि ऐड। करंट लाइबिलिटी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि बढ़ रहा है तो इनफ्लो, घट रहा है तो आउटफ्लो, सिंपल है। और एसेट्स के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि बढ़ेगा तो आउटफ्लो, घटेगा तो इनफ्लो। समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी मार्किंग। पहले हमें ओपनिंग और क्लोजिंग मार्क कर लेना है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे इसे ओपनिंग लिख दीजिए, ये 2019 यानी कि ओपनिंग ईयर है, और क्लोजिंग ईयर यानी कि 2020 है। प्रोविजन फॉर टैक्स, इसे हम थोड़ी देर के लिए अवॉइड करते हैं। रेंट पेबल क्या है, 2000, ये करंट लाइबिलिटी है बच्चों। ठीक है, ओपनिंग में था 2000, अभी है 2500, यानी कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। और मैंने बताया था करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन यानी कि कैश इनफ्लो, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन रेंट पेबल। कितने से इंक्रीज हो रहा है, 500 से इंक्रीज हो रहा है, तो 500 यहाँ पे आ जाएगा, ऐड होगा। ठीक है, इनफ्लो करके। फिर नेक्स्ट क्या है, ट्रेड पेबल। 21,000 था, 25,000 हो गया, यानी कि इसमें भी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज यानी कि कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो यानी कि ऐड। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल आप सभी जानते होंगे, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को बोलते हैं ट्रेड पेबल। उसका इंक्रीज यानी कि करंट लाइबिलिटी का इंक्रीज यानी कि ऐड। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितने का हो रहा है, 21 से 25 यानी कि 4000 का गैप है, तो 4000 ऐड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। ये हो गया, ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल। ये आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि कैश आउटफ्लो होगा बच्चों। इन्वेंट्रीज भी लगे, तो देख लेते, 25,000 है, 22 हो गया, यानी कि घट रहा है, ये भी करंट एसेट्स है। और घट रहा है यानी कि कैश इनफ्लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि डिक्रीज यानी कि कैश इनफ्लो। ठीक है, यानी कि ऐड। ध्यान से समझना, ये है इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स और एक है डिक्रीज इन इन्वेंट्री। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इस चैप्टर का, ये जिसने समझ लिया उसके बाद चैप्टर में कुछ है ही नहीं समझने लायक। इतना ही है चैप्टर। 15 और 21 6000 का गैप, 25 और 22 3000 का गैप। चलिए इंक्रीज इन क्या आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स और डिक्रीज इन इन्वेंट्री। कितना है बच्चों, बता दीजिए। चलिए मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पे कितना है, 6000 और 3000। 6000 यहाँ पे इंक्रीज है तो लेस हो जाएगा, और 3000 यहाँ पे। ठीक है, 25,500 प्लस 4 29,500 प्लस 3
32,500, 26,500 आ जाएगा। चलिए अभी तक के लिए मुझे तो यही लग रहा है। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, लास्ट में लेस इनकम टैक्स पेड। अब इनकम टैक्स पेड कैसे निकालते हैं? ठीक है, अब हम बनाएंगे वो जो प्रोविजन फॉर टैक्स, हमने एक ही चीज छोड़ी है ना, ये प्रोविजन फॉर टैक्स, बाकी सब हमने देख लिया क्या क्या था। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेते हैं हम। ठीक है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लेते हैं। अब वो प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, करंट लाइबिलिटी, यानी कि वो कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, 10,000। 10,000 आ जाएगा इस साइड पे। लाइबिलिटी हमेशा कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, लाइबिलिटी, और उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे टू बैलेंस कैरेट डाउन करके कितना आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 13,000। 13,000 यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा सर बताना। अब हमें चेक करना है कि प्रोविजन फॉर टैक्स पीएनएल में कितना दिया था। ठीक है, ये डिफरेंट होता है बच्चों, ये आपका इनकम टैक्स पेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है खाली इतना पार्ट हमने टैक्स के लिए प्रोविजन बना लिया है, यानी कि इतना हमने साइड कर लिया है। तो एक्चुअल पेड कितना कैसे निकालेंगे, पहले तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कितना का पीएनएल में निकाला है, यानी कि पीएनएल बाय पीएनएल में कितना निकाला हमने, 8,000 का निकाला है। ठीक है, आप चेक करते हैं। अब जैसे आपका पिगी बैंक है, ठीक है बच्चों, अब उसमें आपने 10,000 था उसमें ऑलरेडी। ठीक है, और आपको क्लोजिंग बैलेंस भी दे दिया है कि अब उसका बैलेंस है 15,000। ठीक है, यानी कि आपने कितना ऐड किया उसमें, निकाला हमने 5 के ऐड किया, हमें वैसे ही दे दिया ये 10,000 और 13,000, और उसके साथ ये पीएनएल में जो दिया है वो भी लिख दिया है। पीएनएल में जो भी चीज़ है वो हमारे बैलेंस ब्रॉट डाउन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, पीएनएल में जो भी प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड है तो वो ऐड हो गया। कैश हमने टैक्स के लिए एक रिजर्व बना रखा है जिसको प्रोविजन फॉर टैक्स कहते हैं। ठीक है, ये उसका ओपनिंग रिजर्व था, ये क्लोजिंग, और ये एक्स्ट्रा हमने ऐड किया ये साल में। यानी कि कितने का बैलेंस हो रहा है, जैसे कि ये बैलेंस हमने 5,000 निकाला आपके पिगी बैंक में, यानी कि 5,000 आपने ऐड किया अपने पिगी बैंक में। सिमिलरली इसमें कितना जो है डिफरेंस आ रहा है वो हमने पे किया होगा ना, हमने जाहिर सी बात है उतना इनकम टैक्स पे किया होगा, यानी कि 18,000 यहाँ पे आ रहा है, 13,000 साल के एंड में बच रहा है। और यानी कि कितने का पेमेंट हो गया बच्चों, 5,000 का। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आया हो, मैंने बहुत प्यार से समझाया। ये टू बैंक अकाउंट हमने ये पे किया है, इसे कहते हैं इनकम टैक्स पेड। ठीक है, ये तो ये आ जाएगा इनकम टैक्स पेड आप सभी का कितना आ रहा है, 5,000। 5,000 आ रहा है आप सभी का इनकम टैक्स पेड, माइनस हो जाएगा। और जो रिफंड हुआ है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, रिफंड फ्रॉम इनकम टैक्स, ये मैंने आपको पिछले पार्ट में नहीं समझाया था। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स ये कितना था, ये हमारे अगर फेवर में होता है, जैसे कि ये हमारे फेवर में है, इनकम टैक्स रिफंड है, यानी कि हमें पैसा आया, तो इससे पहले लेस किया हमने, बाद में हम क्या कर देंगे इसे वापस से ऐड। अगर ये हमारे फेवर में नहीं होता सपोज, तो हम इसे क्या कर देते, वापस से पहले इसको हम ऐड करते, यानी कि हमारे हमसे गया था पहले पैसा, एडवांस टैक्स था, तो हम इसे पहले ऐड कर देते यहाँ पे, और फिर यहाँ पे लेस कर देते। ये होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी, ये मैंने पिछले पार्ट में नहीं समझा था आप सभी को। फिर लास्ट में आप सभी का आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये था आपका फाइनल स्टेप। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के बाद आप सभी का प्रोसीजर आगे का चालू हो जाता है, कौन सा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और वो हम पढ़ेंगे अगले कुछ पार्ट्स में। आज का पार्ट उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स ग्रुप पर शेयर करना। ऐसी इंपॉर्टेंट सीरीज, ऐसे नए अपडेट्स आएंगे आपके सीबीएसई, आपके बोर्ड्स के रिलेटेड, आपके स्टेट बोर्ड्स के रिलेटेड। जो भी अकाउंटेंसी में डाउट है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सॉल्व ज़रूर करूँगा आप सभी के लिए एग्जाम के पहले पहले। और हम आपके मार्क्स में जो थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ इतने लेट आके, वो मैं आपके मार्क्स में शॉर्ट करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे मौका दीजिएगा। चलिए बाय बाय।